चलिए ध्यान दें, हम लोग पिछले क्लास में चल रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर, इन्हीं के हम लोग विचार चल रहे थे। अभी 2-3 क्लास इनका और अभी विचार चलेगा, उसके बाद मेन सिलेबस है गांधी, नेहरू, टैगोर, पिछला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ व्यक्ति की और विचारों को हम लोग देखेंगे। तो थाउट सेक्शन से बहुत आराम क्या है कि तुमसे 2 क्वेश्चन बन जाएगा, 2 क्वेश्चन बन जाएगा और हिस्ट्री में 3 ही बनाना होता है। अब सोचो जो लड़का केवल थाउट बढ़िया से पढ़ रहा है, इसके अलावा किसी एक सेक्शन को और पढ़ेगा तो हो गया। इससे छोटा सिलेबस 10वां क्लास में भी नहीं, इतने समझ लो, बात समझ लो। 10वां के बच्चे को भी पढ़ना होता है ना कोई विषय हिस्ट्री, तो इससे बहुत ज्यादा उसको पढ़ना, और तुम लोग का उससे भी कम। अब उसी को कितना बढ़िया सजाते हो, कितना बढ़िया रिप्रेजेंट करते हो, तुम्हारे ऊपर करता है। अब ध्यान दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर का हम लोग चल रहे थे मेन थाउट सांस्कृतिक इनका विचार, और आपको हमने बताया है कि सांस्कृतिक में सबसे इंपॉर्टेंट चलना होता है शिक्षा। कुछ उनकी शिक्षा के बारे में आप लिखो, तो रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा के पूरे थाउट आपको हम समझा चुके हैं, लिखा भी दिया कि कैसे शिक्षा कोई मेन मानते हैं। क्या रटने वाला डिग्री पास करने के लिए शिक्षा पहले से ही हम मान के चले कि इसलिए पढ़ना है कि कुछ परीक्षा पास हो जाए। तो अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि अगर नौकरी के लिए तुम पढ़ रहे हो तो पक्का नौकर बनोगे, नौकरी के लिए पढ़ रहे हो तो नौकर बनोगे, किसी न किसी के अंदर में तुमको काम करना पड़ेगा। योग्य होने के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हारे अंदर योग्यता होगी और तुम मालिक बनोगे। तुम्हें नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, काबिल बनने के लिए पढ़ना है, योग्य होने के लिए पढ़ना है, नौकरी तो ऐसा मिलते रहे। तो ये उद्देश्यों में अंतर हम लोग इनका देख चुके थे। शिक्षा के बाद साहित्य की हम लोग बात किए, तो रविंद्र बाबू के साहित्य पूरे गीतांजलि, गोरा सभी हम लोग पिछले क्लास में सुन चुके थे। गोरा में भी हम लोगों ने देखा कैसे एक विदेशी दंपति का बच्चा का पालन पोषण भारतीय दंपति करते हैं, और प्रारंभ में बच्चा भारतीय संस्कृति को मानता है, लेकिन बाद में जब वो जानता है कि हमारे माता पिता ईसाई थे, तो उसके अंदर से एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है। उसको उन्होंने अपनी पुस्तक में स्थान दिया। साहित्य के बारे में किस तरह के साहित्य को उन्होंने उकेरा है, कैसे मेन मानवतावाद पर बल दिया है, ये तमाम चीज पिछले क्लास में लिखा भी चुके थे, लिख लिए थे। अब आज के क्लास में सांस्कृतिक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कला। रविंद्रनाथ टैगोर के कला के बारे में क्या विचार है? कला का मतलब 2 होते हैं, चित्रकला भी कला का ही पार्ट है और संगीत भी कला का ही पार्ट है। संगीत के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको बताए थे कि रविंद्रनाथ टैगोर खुद अपनी रचना लिखते भी थे और बहुत अच्छा गाते भी थे, और इसी कारण इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर को बंग देश की बुलबुल का। तो संगीत का तो हम लोग चलेंगे आराम से, इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। जो लिखना है, जो चित्रकला पर लिखना, बहुत कला रूप में इन्होंने चित्रकला पर अपना विचार दिया। कहे कला का मतलब ही है कलाकार की भावना सामने दिखनी चाहिए, कलाकार की भावना दिखनी चाहिए। बहुत डांटते हैं कि नकल उकल के फिल्म मत करो, कि कुछ देखे बैठ के बना दी, ठीक है? तुम अपना कुछ सृजन करो, सोचो और अपनी चिंतन को डालो। क्योंकि आपको हमने बताया रविंद्र बाबू खुद ही कितने साल के थे तो शुरू किए? 60 साल, साठा तो पाठा। तुम लोग तो सोच रहा है कब कुछ पास हो जाए कि पढ़ना बंद हो जाए। बड़ी पढ़ लिए, सवेरे उठ के शाम उठ के परेशान, तंग आ गए। रविंद्रनाथ टैगोर जब 60 साल के हुए तब पेंटिंग करने वाला ब्रश उठाए। परीक्षा में 60 साल नहीं लिखना है, लिखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर चित्रकला को सीखते हुए यह प्रसन्नता जाहिर किया कि जीवन के अंतिम दिन भी मेरा रंगीन हो गया है। बात समझ रहे हैं? उन्होंने जब पेंट और ब्रश उठाया तो अंतिम बुढ़ापा में कह रहे हैं कि चलो बुढ़ापा भी रंगीन हो गया, हम पेंटिंग करने लगे हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही। अब हम लोग जरा ध्यान दें, चित्रकला में कभी भी इन्होंने डुप्लीकेट नहीं किया। इन्होंने बंगाली कला, जो बंगाली चित्रकला पहले से चली आ रही थी, उसको एक नया डायमेंशन दिया, नया आयाम दिया, नया सोच दिया। जो सीखे थे वो गुरुजी से भी एक्स्ट्रा। इनका साफ कहना था रविंद्रनाथ टैगोर का, लीके सब चले, और लीके चले कपूत, और लीक छोड़ के 3 चले, शायर शेर सपूत। मतलब समझा? मतलब है लीके गांव में सुना होगा, लीक बना हुआ पुराना रास्ता, तो लीके सब चले, मैंने लीक पर ही सब चलता है। और लीके चले कपूत, जो कपूत है कम बुद्धि का है, वो यही रास्ता धरता है, लीका लिखवा बना हुआ। और लीक छोड़ के 3 चले, 3 कभी लीक पर नहीं चलता। एक है शेर, शेर कभी लीक के फेर में नहीं रहता, नया रास्ता खोजते रहता। शेर कभी सुना कि लीक इसी पर ताला मार रहा है, वो अपना लीके छोड़ के 3 चले। शायरी करने वाला हमेशा नया बनाया, शेर और सपूत। जो अच्छे पुत्र हैं वो सपूत लोग लीक का फॉलोअर नहीं है, नकल नहीं करते। तो मिला जुला के समझ लोगे कितना कठोर बात ही बोल रहे। इन्होंने साफ कहा कि जिस नदी में धारा नहीं होती है उसके मार्ग अवरुद्ध हो जाते। धारा नहीं है तो उसी का कंकड़ पत्थर वहीं पर जमा होकर उसके रास्ता को रोक देता है। उसी तरह से जिस विद्यार्थी के अंदर, जिस कलाकार के अंदर अभ्यास नहीं होता है, जो विद्यार्थी, जो कलाकार नकल करता है, उसके आगे के रास्ते उसी प्रकार से अवरुद्ध हो जाते हैं। रास्ता ही बंद है। तुम चाहते हो खाली नकल करे, तुम चाहते हो कि कोई किताब लेके उतार दे, तुम बेचैन हो कि कहां वाला पीडीएफ मिल जाए कि पास हो जाए। तो रविंद्रनाथ टैगोर की भाषा में वही है, सिर्फ तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध है, कुछ नहीं होना। उस बात समझ लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि अभ्यास तुमको करना होगा, नकल की आदत छोड़ देनी होगी। चित्रकार को बड़ा कस के हटाते हैं। नई कल्पना को तुम सोचो। सृजन हमेशा विनाश के बाद आता है, और सृष्टि भी हमेशा जान के विनाश करते रहती है। कई बार अखबारों में पढ़ा बादल फट गया, कई बार पढ़ा कि लैंडस्लाइड हो गया, कई बार पढ़ा कि यह चीज हो गया, भूकंप आ गया। ये विनाश सृजन का प्रतीक है। विनाश नहीं होगा तो सृजन कैसे हो? व्यक्ति मरेगा नहीं तो सृजन की कंटिन्यूटी कैसे रहेगी? तो इसीलिए इनका कहना है कि वो सब कितना टूट जाओ, एकदम बिखर जाओ। जिस दिन तुम सबसे ज्यादा हार गए हो उस दिन रविंद्र बाबू को याद करना कि विनाश का अर्थ नया सृजन होना, और तुम उस दिन नए चीज को सोचो। तो देखो चित्रकार कोई बड़ा ढंग से हड़काते, नया सोचो। हमारे जो चित्रकार है जो पुराने चीज को देख के डुप्लीकेट करते, उसके एकदम पछतावा नहीं। रविंद्र बाबू जो चित्रकारी भी करते हैं बड़ा बेजोड़ है। इनकी चित्रकला देखकर आपको आश्चर्य लगेगा। अमूर्त चीजों को मूर्त रूप देते हैं, और मूर्त चीजों में छिपे अमूर्त चीजों को इन्होंने बाखूबी ऐसे चित्र से प्रदर्शित किया है कि इनकी चित्रकला पूरी उजागर होती। मतलब समझा? मूर्त चीज जो तुमको दिखाई दे रहा है उसको अमूर्त कर देते हैं। आदमी दिख रहा है तो वो गायब है, वैसे बना दिया, वैसे बना दिया, ये सजीव है। तो पूछे क्या बनाया बाबा? तो कह रहे आत्मा, जिंदा शरीर। मूर्त है तो अमूर्त है, और अमूर्त है तो वो मूर्त है। पर जो नहीं दिख रहा है तो उसमें छिपे हुए चीजों को मूर्त रूप दे रहे हैं। और ऐसा बेजोड़ पेंटिंग है कि इनका कहना है कि चित्रकला का मतलब क्या है? चित्रकला का मतलब ही है एक चित्रकार की भावना का उकेरन। चित्रकार क्या सोच रहा है, किसी चीज को देख करके वो क्या समझ रहा है। देखो रविंद्रनाथ टैगोर सौंदर्य प्रेमी थे। सौंदर्य प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी का मतलब प्रकृति प्रेमी, सुंदरता के प्रेमी, सोना चांदी के प्रेमी नहीं, प्रकृति प्रेमी। ये कहते हैं कि अगर हमको मोती देखने का मन करे, हीरा देखने का मन करे, तो हम सुबह उठ जाते हैं, और सुबह हम मोती देख के बड़ा प्रसन्न होते हैं। कौन वाला मोती? घास पर गिरे हुए शीत को।
कोई प्रकृतिवादी है, प्रकृति प्रेमी है, ये नहीं कि बड़ा खुश हो जाता है मोती और सोना चांदी ले। कि कहते हैं सुबह जब घास पर गिरे हुए सीप को हम देखते हैं और उस पर हल्की रोशनी से जब उसमें चमक आता है तो लगता है कि ईश्वर ने जो सचमुच जो हीरा चांदी मोती है उसको आज धरती पर कुछ देर के लिए डेली उतार देते हैं और उसको देखते हैं, उसके चित्र की कल्पना करते हैं। तो इनके चित्र में वही सब डिजाइन है। अब एक घास है और ऊपर एक बूंद सीप का है। अब तुमको लगा क्या वैसी घास बना दिया, पानी बना दिया। वो उस प्रकृति की सुंदरता को दर्शा रहा है कि देखो प्रकृति क्या दिखाना चाह रही है, ईश्वर तुमसे क्या दिखाना चाह रहा है कि देखो हम क्या यहां पर दिए हैं। तो आप समझ रहे होगे कितना गहरा बोध है इनके चित्रकला। उस बोध को हम लोग को रिप्रेजेंट करना होगा। रविंद्र बाबू खुद सौंदर्य प्रेमी है और ये कहते हैं कि कला ही सत्य है, कला ही शिव है और कला ही सुंदर है। ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है ये कहते हैं सब कला है। बाकी कोई हम शिव भगवान को नहीं जानते, बाकी कोई सुंदर को हम नहीं जानते, हम सिर्फ आर्ट को ही जानते हैं कि ये सत्यम शिवम और सुंदरम के रूप में परिलक्षित होता है। तो अब मिला जुला के आप इनके चित्रकला के भाव को आपने समझा और इसी चीज को लगभग हम लोग आधे पेज से अधिक में लिख देंगे तो आपका कला के रविंद्रनाथ टैगोर के विचार का उकेरण हो जाएगा। और परीक्षा में एक बार बीपीएससी में पूछ चुका है और वह क्वेश्चन था रविंद्रनाथ टैगोर के सांस्कृतिक विचार पर प्रकाश डालें। तो आपके पास बहुत बड़ा डायमेंशन था, शिक्षा भी लिखना था, साहित्य भी लिखना था और कला भी लिखना था। तो क्या इतना मिला के 2-2.5 पेज नहीं हो जाएगा? आराम से लिख सकते हो। कला में भी आप आराम से, हम समझते हैं कि जो 2-3 मुख्य बात आपको हम समझाए हैं, जैसे कला में आप लिख रहे हो तो सत्यम शिवम सुंदरम की बात जरूर करना। रविंद्रनाथ टैगोर की इस बात को जरूर लिखना है कि कला का अर्थ किसी चीज का नकल नहीं, कला का अर्थ है कलाकार के अंदर की भावनाओं का उकेरण। वो कहते हैं ब्रह्मा कौन है? तो कलाकार के द्वारा जो लाइन का उकेरण किया गया और चित्र रंग दिया गया वही हमारा मूर्त ब्रह्म है। ब्रह्मा वही है। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा भगवान में नहीं जानते। एक कलाकार कुछ सोचता है और ब्रश उठाता है और कुछ लाइनिंग खींचता है और लगा दिया पेज, ब्रह्मा हो गया। यही सत्य है, यही शिव है, यही सुंदर है, यही ब्रह्म। तो ये चीज को इन्होंने जो बाखूबी कला पर अपना जो विचार दिया उस चीज को हम लोग अभी लिखेंगे और तब आज रविंद्रनाथ टैगोर का कला संबंधी कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास में रविंद्रनाथ टैगोर का देखो कौन सा विचार चल रहा है। संगीत तो होगा, संगीत तो इसी में एक लाइन लिखेंगे, संगीत हो जाएगा। हाँ, गांधी टैगोर चलना है। देखोगे गांधी और टैगोर में बहुत विवाद है। गांधी कुछ कहेंगे, टैगोर कुछ कहेंगे। गांधी अब टैगोर देखो, गांधी कहेंगे कि व्यक्ति के जीवन का सबसे ऊपर राष्ट्रवाद, टैगोर कहेंगे राष्ट्रवाद। इस में तो दुनिया बर्बाद हो रहा है, प्रथम विश्व होगा, द्वितीय विश्व होगा, सबसे ऊपर मानवतावाद है। दोनों में बहुत विचार का चेंजिंग आएगा। दोनों में एकदम विचार चेंज होते हुए भी कोई गुरुजी कहेंगे तो कोई महात्मा कहेंगे। तो देखोगे विचारों के चेंजिंग से कहीं दोनों में टकराव नहीं है, बेटा बेटी कर ले, दोनों मिलते भी हैं, विचार भी अलग, लेकिन दोनों का प्रेजेंटेशन बड़ा बढ़िया है। तो उस चीज को हम लोग गांधी वर्सेस टैगोर को देखेंगे, क्या दोनों के बीच डिफरेंस है और कैसे हम लोग निकलेंगे उस क्वेश्चन से। तो हम लोग उसको कर लेंगे, तब एक दिन क्लास और लेंगे, कुछ मानवतावाद पर और सुन लोगे तो बस खत्म हो जाएगा। तो चलिए लिख दिया जाए फटाफट, लिखे। अच्छा, इनका वो वाली बात दिखा दी है कि दो देश का राष्ट्रगान, विश्व कवि, विश्व कवि के विश्व कवि वगैरह नहीं लिखा है। चलो तो वहीं से शुरू करते हैं, लिख दीजिए, लिख दें। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, करके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर वे सभी गुण विद्यमान थे, के अंदर वे सभी गुण विद्यमान थे, अंदर वे सभी गुण विद्यमान थे जिससे उन्हें राष्ट्र कवि कहा जा सकता है, जिससे इन्हें राष्ट्र कवि, विश्व कवि का तो राष्ट्र में बेचारे छोटे हो जाएंगे, राष्ट्र में खाली भारतीय हो जाएगा, जिससे इन्हें विश्व कवि कहा जा सकता है। तो इंडिया कहे तो लेवल हाई करते हैं इनको। हाँ, इन्हें विश्व कवि कहा जा सकता है, विश्व कवि कहा जा सकता है। चित्रकला को इन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर सीखा, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर सीखा, अंतिम पड़ाव पर सीखा और यह खुशी व्यक्त किया, और यह खुशी व्यक्त किया कि जीवन के अंतिम समय में भी मेरा जीवन रंगीन हो गया है, और यह खुशी व्यक्त किया कि जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर भी, जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर भी मेरा जीवन रंगीन हो गया है। मेरा जीवन रंगीन हो गया है। इनके कला सौंदर्य का दर्शन, इनके कला सौंदर्य का दर्शन इनके द्वारा रचित पुस्तकों में वर्णित है। कला सौंदर्य का दर्शन इनके द्वारा रचित पुस्तकों में वर्णित है। इन्होंने कलाकार के रूप में किसी वस्तु में सन्निहित अमूर्त तत्व को, किसी वस्तु में सन्निहित अमूर्त तत्व को, किसी वस्तु में सन्निहित अमूर्त तत्व को मूर्त रूप प्रदान किया है, मूर्त रूप प्रदान किया है, तथा कहीं कहीं अमूर्त तत्वों में भी, अमूर्त तत्वों में भी मूर्त रूप को चित्रित किया है, मूर्त रूप को चित्रित कर अपनी कला की श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया है, अपनी कला की श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया है, कला की श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया है। पर चेंज कर दीजिए। वे सौंदर्य प्रेमी थे, वे सौंदर्य प्रेमी थे। उन्होंने कला को ही सत्य, शिव और सुंदरम, सत्य, शिव और सुंदर
का प्रतिफल माना है, कला को ही सत्य, शिव और सुंदर का प्रतिफल माना है, सत्य, शिव और सुंदर का प्रतिफल माना है। इन्होंने अपने नए चिंतन से बंगाली चित्रकला को नया आयाम प्रदान किया है, नया आयाम प्रदान किया है। इनके अनुसार कला चित्रकार के भावों का उकेरण है, कला चित्रकार के भावों का उकेरण है, उकेरण माने उगाया हुआ, चित्रकार के भावों का उकेरण है, चित्रकार के भावों का उकेरण है। चित्रकार की कल्पना से खींची गई लकीरें, चित्रकार की कल्पना से खींची गई लकीरें और उसमें भरा गया रंग, रंग को ही ब्रह्म माने हैं, ब्रह्मा वही है, को ही ब्रह्म माने हैं। कला व्यक्तियों में खुशियों का संचार करता है, पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा नकल वाले को हल्का देना है, 2-3 लाइन में पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए। इनके अनुसार जिस नदी में धार नहीं होते उनके मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो कलाकार निरंतर अभ्यास नहीं करते, किसी बने हुए का नकल मात्र करते, अपनी कल्पनाओं का समावेश नहीं करते, तो उनका मार्ग भी उसी प्रकार अवरुद्ध हो जाता है, रविंद्र बाबू किसी बने बनाए मार्ग पर चलने से अच्छा स्वयं के सृजन किए हुए मार्ग को मानते हैं, स्वयं के सृजन किए हुए मार्ग को मानते हैं। इनका यह मानना है बंग देश की बुलबुल का है, वे स्वयं कविताओं की रचना करते थे, संभवतः वे विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके द्वारा रचित गान दो देशों के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया हो, चलिए तो हम लोग पूरे कला के देख लिए, चित्रकला और संगीत क्या लिखा जाएगा सबसे। अब इसमें अगले दिन हम लोग चलेंगे रविंद्र बाबू और गांधी जी का कंपैरिजन, डीआई में भी हम लोग का लेवल थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, तो क्लास इधर नहीं छोड़ना, कल क्लास अपने निर्धारित शेड्यूल से